हेलो एवरीवन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर के बेसिक्स। और नॉमेनक्लेचर को नियरली हम लोग 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। आज हम लोग बेसिक रूल्स सीख लेंगे कि क्या सबसे बेसिक रूल्स होते हैं नेमिंग करने के, IUPAC नेमिंग करने के। और उसके बाद हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इन्वॉल्व करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का कैसे नेमिंग करते हैं वो सीख लेंगे। और फिर थर्ड लेक्चर में हम लोग जो एक्सेप्शनल कंपाउंड्स है, मतलब जो एंट्रेंस लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो पूरे 3 लेक्चर्स हम लोग IUPAC को देने वाले। और आज की शुरुआत हम लोग करेंगे पिछले लेक्चर के कुछ PYQs से, बिकॉज आपको लगता है कि यार बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड आता है पेपर में। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग शुरू करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो कि पिछले लेक्चर में पढ़े हुए कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मतलब हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पे। तो नॉर्मली हम लोग पहले 7-8 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, आपको भी थोड़ा लगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के एंड में भी हम लोग सॉल्व करेंगे कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नीट 2015 से। चलिए, तो नीट 2015 से एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कितने हैं दिए हुए कंपाउंड में। एक्चुअली ये कंपाउंड जो है ये आप लोगों को आगे चल के मैं फिर से यही क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को, बट क्वेश्चन तो यही था। मतलब आपको कंपाउंड दिया हुआ था और पूछा था कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है इसमें। तो सबसे पहली बात ऑप्शन चेक करने का मैंने हमेशा बोला है, क्योंकि उससे तुक्का मारने की जो आंसर, तुक्का मार के जो आंसर लाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अभी देखो 4 ऑप्शन है, ठीक, 4 ऑप्शन है ABCD। तो मतलब ABCD में से 4 ऑप्शन में से मैं किसी एक पे तुक्का मारूंगा तो करेक्ट आंसर आने का चांस 1/4 है। मतलब एक कोई ना कोई करेक्ट होगा, मतलब 25% चांस है कि हमारा आंसर करेक्ट हो जाए। लेकिन अगर मैं 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दूं, तो उससे मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50%। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। देखो सिग्मा बॉन्ड तो मुझे पता नहीं अभी कितने हैं। एक काम करता हूं, मैं पाई बॉन्ड गिनता हूं। 1 पाई 2 पाई, मतलब पूरे कंपाउंड में खाली 2 पाई है और कोई पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। और ऑप्शन में भी देखे तो मैक्सिमम खाली 2 ही पाई बॉन्ड दिया हुआ है। मतलब ये जो 1 पाई लिखा हुआ है, लोग एलिमिनेट हो गए। तो B और D तो करेक्ट नहीं होने वाले। अब A और C में से आपको तुक्का मारना है। तो सिग्मा बॉन्ड कई लीजेंड लोग, मतलब जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे, वो लोग कैसा काउंट करते? 1 2 3 4 5 6। अरे भाई 6 ही सिग्मा है। ऑप्शन गलत दिया है क्या? नहीं, यही गलती आप लोग करते हो। मतलब अब इतना इजी भी नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में आप लोगों को इस कंपाउंड को ओपन करना होगा। ये CH3 दिख रहा है, यहाँ पे भी तो 3 सिग्मा होंगे। C2H5 दिख रहा है, वहाँ भी तो 5 सिग्मा होगा, 5 से 6 सिग्मा वहाँ होगा। CH2 दिख रहा है, वहाँ भी तो 2 सिग्मा होगा। तो आपको कंपाउंड को ओपन करना होगा, उसके बाद आप लोगों को दिखेगा। बट यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि यार 1 2 3 4 5 6 सिग्मा तो यहीं दिख गए। ये 3 ओपन करूंगा तो 9 इधर दिख जाएंगे, इसको ओपन करूंगा तो और बढ़ जाएंगे। मतलब 9 से ज़्यादा ही सिग्मा है पूरे में। मतलब A तो करेक्ट नहीं होने वाला है, इसका मतलब C ही करेक्ट होने वाला है हम लोगों का। तो खाली ऑब्जर्वेशन से भी हम लोग करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं प्रैक्टिस में। क्योंकि एंट्रेंस लेवल पे कैसा रहता है हमारा जो मतलब डर रहता है एक अजीब सा कि यार आंसर गलत ना हो जाए, इसीलिए इजी से इजी क्वेश्चन को भी हम लोग 2 बार चेक कर लेते कि यार सही में करेक्ट है या नहीं है। तो चलो ओपन करके चेक करते हैं, बट प्रैक्टिस में ऐसे ही करने का, ऑब्जर्वेशन से। जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन से आप लोग आंसर को मारना सीखोगे, उतना ही आसानी से आप लोग मतलब टाइम बचा सकोगे आगे चल के। ठीक, और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी उससे। ओपन करते हैं। CH3 है तो ये ऐसा होगा। देखो मैं H नहीं लगा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। फिर ये C, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर ये CH2 में भी 2 H होगा, फिर ये C, फिर ये डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर ये CH2 C2H5 में ऐसा होगा। अब हर जगह मैं H लगा देता हूँ, तो ज़रा ध्यान से आप लोग समझ लो, देख लो, देख रहे हो? ये H5, ठीक है, ये CH2, ये C वाला यहाँ पे, इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए था, ठीक है, और ये CH3। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये और ये छूट गया। अरे भाई डबल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा होता है, दूसरा वाला पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में पहला वाला सिग्मा, बाकी दोनों पाई होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। मतलब यहाँ पे 18 सिग्मा और 2 पाई है। ठीक, समझ में आ गया? तो देखो ऑब्जर्वेशन से भी हम लोगों ने C पता कर लिया था, बट ओपन करके जो एक्यूरेट मेथड है वो ये वाला है। तो आप लोग कैसा लिखोगे इस क्वेश्चन को? देखो क्वेश्चन को आप लोग बुक में नोट डाउन तो करते हो, बट उसको नोट डाउन करते समय स्टेप वाइज लिखा करो कि उस क्वेश्चन को हमने अप्रोच कैसे किया। आई नो टाइम जाएगा, बट आपके पास पूरा टाइम है। आप अभी 11th में ही हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आप 12th में जा चुके हो और 12th में जाके ऑर्गेनिक चालू कर रहे हो 11th से, ऐसा नहीं है। ऐसा है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो। बट अगर आप अभी 11th में ही हो तो आप लोग स्टेप वाइज लिखो कि आपने क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया। क्यों पता है? क्योंकि कल को आप नोट्स निकालोगे तो नोट्स में ये कंपाउंड बना रहेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग कम आलसी होंगे वो ये बनाए रहेंगे और C ऑप्शन मार्क किए रहेंगे। लेकिन जो
अच्छा स्टूडेंट होगा जिसको पता रहेगा कि आगे चल के मुझे नोट्स रिवाइज करना है। जो लोग ऐसे लिख देते हैं ना, उन लोग का फिक्स रहता है कि यार रिवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो जो लोग अच्छे होते हैं, जिनको पता रहता है कि यार उनको बाद में चल के रिवाइज करना है, उन लोग स्टेप वाइज वहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहले हमने चारों ऑप्शन देखा, चारों ऑप्शन में 2 ऑप्शन में 1-1 पाई था, तो वो तो एकदम करेक्ट नहीं होने वाला था, तो हमने बी और डी को एलिमिनेट कर दिया। हाँ, हिंदी में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें ही रिवाइज करना है, टीचर को थोड़ी। अब हमने देखा कि यार पूरे कंपाउंड में 9 से ज़्यादा ही सिग्मा, इसलिए हमने ऑब्जर्वेशन से ही सी को मार्क कर दिया था, बट हमने क्रॉस चेक करने के लिए पूरे कंपाउंड को ओपन करके ऐसा बनाया। तो ऐसा लिखोगे टाइम जाएगा, बट रियली वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। हर क्वेश्चन में नहीं, कुछ क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में लिख लिए, अब अगला क्वेश्चन अगर इसके जैसा आया तो समझ जाओगे ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नीट 2018 का क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। सो नीट का ही चल रहा है 2018 का। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप से एक्चुअली पूछा था। ऑप्शन में आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, मैंने उल्टा कर दिया एक्चुअली। आपको क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन दिया हुआ था और ऑप्शन में आपको कंपाउंड्स दिए हुए थे और पूछे थे कि किसका हाइब्रिडाइजेशन उस ऑर्डर में है। तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने जो करेक्ट आंसर था उसको लिख दिया और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ लिया। तो कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे, दोनों बात एक ही है, ठीक है। सॉल्व करो, देखो ट्राई करो होता है क्या। सोचो 2018 में, मतलब आपसे जीओसी में केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट लग जाए और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो और क्या चाहिए आपको, राइट। तो आप लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसके बाद एक और क्वेश्चन है और फिर जेई के भी 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, ठीक। फिर हम लोग अपना मेन टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। चलिए देखिए, सबसे पहले कंपाउंड को ओपन करते ज़्यादा आसानी होगी। आई नो अल्ट्रा लीजेंड लोग बिना ओपन करे बता देते हैं, इट्स ओके, बट ओपन करके देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हो। बाकी स्टार्ट कर चुके तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। देखो CH, H, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक, ऐसा मैंने बना दिया। अब मुझे इसका नाम दिया है 1 2 3 4, इसी ऑर्डर में मुझे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा हुआ है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट पूछा था या राइट टू लेफ्ट पूछा था, मैं उसमें कंफ्यूज हूँ, तो मैं एक ऑप्शन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन में चेंज कर देता हूँ, अब समझ गए होगे, या तो सी करेक्ट होगा या तो डी करेक्ट होगा, कोई बात नहीं। तो शायद राइट टू लेफ्ट पूछा था, मतलब 4 3 2 1 ऐसा पूछा था, बट मैंने क्वेश्चन चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, Z निकालते हैं और Z की वैल्यू होती है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, बट यहाँ पे हमें लोन पेयर नहीं दिया हुआ है, तो लोन पेयर की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है, बट फिर भी लिख लो, वरना कल को कंफ्यूज हो जाओगे कि Z निकालने का फॉर्मूला सिर्फ होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और Z की वैल्यू 2 3 4 आती है, उस हिसाब से हम लोग SP लेते हैं, ये आप लोग जानते हो। Z की वैल्यू 0 तो आएगी नहीं, मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, राइट, तो SP 3 आएगी तो SP2, 4 आएगी तो वैसे जाने दो SP3 यहाँ पे है, बाकी SP3 D2 वो सब नहीं है, ठीक है। तो इस C के लिए देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब इसके लिए सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी SP2। कौन कौन एलिमिनेट हो गया, चौथा पहला एलिमिनेट हो गया। दूसरे कार्बन की बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आएगी SP2, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी SP2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी SP2, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट निकल गया इतने से ही, फिर भी निकालूंगा, टेंशन मत लो। तीसरे कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो Z की वैल्यू आई 2, मतलब SP, तो अगला वाला SP। फिर इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा, मतलब इसके लिए भी Z की वैल्यू 2, तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आई SP, Z की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन SP, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन सी हम लोगों का यहाँ पे करेक्ट है, जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर है SP2 SP2 SP SP। समझ में आया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन भी नीट का है, 2015 या 14 का है। इसमें बोला है आपसे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग अभी झटके में पाई बॉन्ड सोच के खटाक से आंसर मार दिए होंगे, नहीं, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैंने आपको बताया है, ठीक, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड हो, चाहे वो पाई बॉन्ड हो, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, हमेशा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस साइड एक इस साइड, बताया ना मैंने आपको, केमिकल बॉन्डिंग से ये चीज़ मैं आपको बताते आ रहा हूँ। सो निकालते हैं आंसर। कितने पाई दिख रहे हैं आपको, 4, कई लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, एक्चुअली 4 दिख रहे, ठीक है, यहाँ पे आंसर भी 4 ही है, 4 ही से पाई बॉन्ड है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं ना, मतलब मिथाइल जो यहाँ पे दिख रहा है CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 H, कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऐसे फंक्शनल ग्रुप डाल दिए जाते हैं जिनको अगर आप ओपन करोगे तो आपको वहाँ पे एक पाई बॉन्ड मिल जाता है। खैर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये CH3 मिथाइल है, तो इसमें सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है ओपन करने के बाद, तो वहाँ पे गलती हो जाती है, खैर इसमें नहीं है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने दिख रहे हैं आपको, 4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। ए करेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, चाहे वो कोई भी बॉन्ड हो, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन कुछ भी, तो 2 इंटू 4 तो इक्वल टू 8, तो यहाँ पे 8 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया।
हाँ, अब यहाँ पे आप लोगों को अगर सिग्मा का पूछ लेता तो आप लोगों को पूरा ओपन करना पड़ता। चलो आपका होमवर्क है, इसमें मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ। ठीक, इसमें मुझे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बताओ, ये आपका होमवर्क है। चलो मैं यहाँ पे अब आप आंसर कमेंट करते हो, अगर आपका मुझे करेक्ट लगेगा तो मैं मार्क कर देता हूँ, बट मैं चेक नहीं करने आता वीडियो में कि यार क्या होमवर्क दिया था या फिर क्या उसका करेक्ट आंसर था। तो मैं बस थंब भेज देता हूँ, तो सीरियस मत ले लिया करो कि सही में करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म कई लोग को नहीं पता रहता है, सो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। एक्चुअली 10वीं में जो आप लोगों को IUPAC था उसी में फुल फॉर्म लिखा हुआ था। क्या होता है, 9th में भी कई सारे टीचर्स बता देते हैं अगर कहीं पे दिख जाता है तो। सो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, याद रहेगा। वैसे तो ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इतना अच्छा लक नहीं है आपका, जनरल नॉलेज है, याद रहना चाहिए बिकॉज पूछ लेते टीचर्स। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अब इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाओगे तो काफ़ी अच्छी बेइज्जती हो जाती है। तो नॉमेनक्लेचर का रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि लिखते कैसे हैं इसको। देखो रूल क्या है, हैशटैग रूल। अच्छे से इस रूल को देख लो, ये रूल मैं आज बताऊंगा और आपको समझ आएगा लास्ट लेक्चर तक मतलब नॉमेनक्लेचर का जो लास्ट लेक्चर होगा तब तक आपको ये समझ में आएगा कैसे। देखो रूल क्या है, रूल कहता है कि जब भी आप लोग नॉमेनक्लेचर करोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो कैसे करोगे। आप सबसे पहले लिखोगे प्रीफिक्स 2, फिर लिखोगे आप प्रीफिक्स 1, फिर लिखोगे आप लोग वर्ड रूट, फिर लिखोगे आप लोग सफिक्स 1, फिर लिखोगे आप लोग सफिक्स 2, सफिक्स 2। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आप लोग नॉमेनक्लेचर करोगे, इसको अच्छे से मार्क कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब यही एकदम बेस है। अब देखो नॉमेनक्लेचर सिखाने का दो तरीका होता है। एक तरीका क्या होता है कि मैं लगातार आपको क्वेश्चंस देते जाऊं, क्वेश्चंस देते जाऊं, क्वेश्चंस देते जाऊं, और मैं मानता हूं कि वो तरीका ज़्यादा बेटर होता है। क्या करते हैं उसमें हम लोग, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, अब मैं उसका नॉमेनक्लेचर करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन फिर से दूंगा, आप उसका नॉमेनक्लेचर करोगे। 100% गलत करोगे बिकॉज मैं उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके दूंगा। तो उसमें मैं नई चीज़ क्या किया वो बताऊंगा। जैसे मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया जहाँ पे एक प्रीफिक्स है और एक सफिक्स है, फिर मैंने उसका नॉमेनक्लेचर किया। फिर मैंने अगला क्वेश्चन दिया जिसमें प्रीफिक्स 2 भी था, बट आपने प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट और सफिक्स डाला और फिर आंसर गलत हो गया। तो मैं उसका मतलब बताऊँ क्यों गलत हुआ, फिर एक और क्वेश्चन दूँ, फिर एक और क्वेश्चन दूँ। ऐसे प्रैक्टिस के साथ मैं आपको 10-15 क्वेश्चन करा दूँ और आपको समझ में आ जाए। एक वो तरीका है। और दूसरा ये जनरल तरीका है कि आप लोगों को पहले मैं रूल बता दूं, रूल की सारी मीनिंग बता दूं और धीरे धीरे प्रैक्टिस करा दूं। तो दोनों मेथड्स अच्छे होते हैं और वो वाला मेथड ज़्यादा बेटर होता है बिकॉज उधर स्टूडेंट का दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलता है बिकॉज उनको प्रैक्टिस मिलती है और समझ में आता है। बट मैं ये मेथड प्रीफर कर रहा हूँ बिकॉज ये मेथड थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन में। ठीक है, प्रीफिक्स 2 मतलब क्या? प्रीफिक्स 2 मतलब वो चीज़ें जो ब्रांच में आती है। कैसे आती है वो एग्जाम्पल के साथ में समझ में आएगा। अभी मैं प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2 आपको लिख के दे रहा हूँ, आप नोट कर लो। चलिए, तो प्रीफिक्स 2, फिर यहाँ पे प्रीफिक्स 1, यहाँ पे नीचे, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। मैं थोड़ा सा कंजेस्टेड में लिख रहा हूँ बट आप लोग एकदम अच्छे से लिखना बिकॉज यही बेसिक है और यही आपको बड़े बड़े नॉमेनक्लेचर करने में छोटी छोटी गलतियाँ करवाएगा। क्यों? क्योंकि आप भूल जाओगे इसे, और इसे जैसे ही भूलोगे तुरंत आपसे छोटी छोटी गलतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। याद रखना नॉमेनक्लेचर बहुत ही इजी टॉपिक है बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इसके लिए जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। ठीक है, चलिए। सो प्रीफिक्स 2 में क्या क्या हो सकता है? प्रीफिक्स 2 मतलब कि वो ब्रांच में लगा हुआ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे बना दूँ आपके लिए कुछ, ये क्या मैंने बनाया, 4 कार्बन है, मतलब मैंने एक ब्यूटेन बनाया है। अब मैं ब्यूटेन से यहाँ पे एक ब्रांच निकाल दूँ दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे मैंने एक ब्रांच निकाल दी और यहाँ पे लगा दिया F। तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसा ब्रांच लग जाए और यहाँ पे कुछ आ जाए, कोई कंपाउंड आ जाए, कोई मॉलिक्यूल आ जाए, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन के लिए हम लोग क्या नाम लिखेंगे वहाँ पे, उसकी बात करेंगे हम लोग प्रीफिक्स 2 में। अच्छा, अगर फ्लोरीन नहीं होता, सिर्फ ये लाइन होती, तब ये सिर्फ लाइन होती, इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, इसका मतलब इधर CH3 है और CH3 को हम बोलते हैं मिथाइल। तो ऐसे नाम जहाँ पे एक ब्रांच में कोई चीज़ आ जाए उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स 2, ऐसे नाम लिखते समय। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख लो। सबसे पहली बात, अगर F रहेगा तो लिखोगे फ्लोरो, Cl रहेगा तो लिखोगे क्लोरो। अब समझ ही गए होगे, Br रहेगा तो ब्रोमो, I रहेगा तो आयोडो। एक्चुअली इसको X लिख के हेलो लिखना चाहिए था, ज़्यादा बेटर होता है ना। ठीक है,
सो ये ब्रांच है और ये इसका नाम है, ये ब्रांच है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और ये उसका नाम है। ठीक, अब देखो NO2 रहा तो नाइट्रो, NO रहा तो नाइट्रोसो, R रहा तो अल्काइल, OR रहा तो एल्कॉक्सी। क्या ये R क्या है? R क्या है यहाँ पे? PH रहा तो फिनाइल। अब PH क्या होता है? बेंजीन जानते हो? बेंजीन कैसी होती है? ऐसी होती है, राइट। बेंजीन के यहाँ पे जब हम लोग मिथाइल लगा देते हैं तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हम लोगों का फिनाइल। हाँ, आर क्या है यहाँ पे? आर हम लोगों का वही कार्बन का कोई ना कोई मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन लोग है। कैसे? देखो ये CH3 है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिथाइल। C2H5 इसको हम क्या बोलते हैं? इथाइल। ये कैसे लगा हुआ रहेगा? जैसे मेरे पास यहाँ पे दोबारा से क्या है? पेंटेन है आपकी बार। अब पेंटेन पे मैं यहाँ क्या करूँ? थर्ड कार्बन पे ऐसी एक ब्रांच लगा दूँ, तो इस ब्रांच में देखो कितने कार्बन आ गए? 1 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन आ गए, 1 2, तो 2 कार्बन आ गए, तो इसको हम लोग R ग्रुप वाला बोलेंगे। R ग्रुप वाला बोलेंगे मतलब अल्काइल वाला। और कौन सा ये अल है? ये इथाइल वाला है। ठीक है, इथ वाला अल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इथाइल। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर दूं तो अब यहाँ पे 1 2 3 कार्बन आ गए। रूल को भूल जाओ, अभी कुछ लोग को रूल पता होगा तो लोग बोल रहे होंगे यार अब लॉन्गेस्ट चेन अलग, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 3 कार्बन आ गए तो प्रोपाइल, 4 कार्बन आ गए तो ब्यूटाइल। वैसे इतने नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। मिथाइल, इथाइल, यहाँ तक मामला लगभग खत्म हो जाता है। रेयरेस्ट केस में प्रोपाइल तक जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आर ग्रुप। OR मतलब अभी मैंने देखो एक एग्जांपल दिया था, उसमें लिखा था OC2H5, तो C2H5 क्या है? इथाइल। इथाइल के साथ क्या आ गया? ऑक्सीजन, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इथॉक्सी। क्या बोलेंगे उसको? इथॉक्सी। और अगर OCH3 होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिथॉक्सी। ठीक, ऐसे ऐसे हम लोग इसका नाम लिखते हैं। समझ में आ गया OR क्या है और R क्या है? चलो, अब प्रीफिक्स 1 बहुत ही सिंपल होता है। प्रीफिक्स 1 आपको थर्ड लेक्चर में आएगा। आज हम लोग प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1 से ही खेलेंगे। कई के रेयर केस में सफिक्स 2 आ जाएगा। देखो प्रीफिक्स 1 क्या है? प्रीफिक्स 1 है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। बस अब ये क्या होता है ये आप लोगों को थर्ड लेक्चर में समझ में आ जाएगा। साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, बस ये क्या होता है ये थर्ड लेक्चर में आपको पता चल जाएगा। ये होता है प्रीफिक्स 1। ठीक है, समझ में आ गया। फ्लोरीन लगा रहेगा तो फ्लोरो बोलेंगे, क्लोरीन लगा रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो ब्रोमो, आयोडीन रहेगा तो आयोडो, NO2 रहेगा तो नाइट्रो, NO रहेगा सिर्फ तो नाइट्रोसो, R रहेगा तो अल्काइल, OR रहेगा तो एल्कॉक्सी, PH रहेगा तो फिनाइल। फिनाइल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। वर्ड रूट मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें से वो क्या है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन भी मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है, पहले हम लोग इसका नाम लिख देते हैं। चलिए, तो इसको समझते हैं हम लोग। लॉन्गेस्ट चेन में अगर 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, तो आप लोग जानते रहोगे, राइट। 1 कार्बन है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं उसको लिखेंगे मीथेन। ठीक, 1 कार्बन है तो मीथेन, बट उसको हम लोग मिथ लिख देंगे। ठीक, नॉमेनक्लेचर में। 2 है तो इथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट। नीचे चले गए थोड़ा सा, कहाँ से? यहाँ से। ठीक है, कोई नहीं। 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 11 है तो अनडेक, 12 है तो डोडेक। ठीक है, डोडिकेन और अनडिकेन होता है 11 12 वाला। तो ज़्यादातर तो आपका काम ऑक्टेन, नॉनेन यहाँ तक हो जाता है। रेयरेस्ट केस में आप 11 तक जाओगे और 12 तक शायद ही जाओगे। ठीक है, तो 1 कार्बन रहा। लॉन्गेस्ट चेन क्या होती है वो मैं आपको अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। 1 कार्बन रहा तो मिथ, 2 रहा तो इथ, 3 रहा तो प्रॉप, 4 रहा तो ब्यूट, 5 रहा तो पेंट, 6 रहा तो हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डोडेक। समझ में आ गया? ये हमारा वर्ड रूट। अभी तक हमने सीख लिया प्रीफिक्स 2 क्या होता है, प्रीफिक्स 1 क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है। अब सफिक्स 1 क्या होता है? सफिक्स 1 मतलब नॉमेनक्लेचर करते समय कार्बन कार्बन के बीच में अगर हमें सिंगल बॉन्ड दिखा तो वहां पे हम लगाएंगे एन, मिथ के साथ लगाएंगे एन, इथ के साथ लगाएंगे एन, प्रोप के साथ एन। डबल बॉन्ड दिखा तो इन, मिथ के साथ नहीं होगा क्योंकि मिथीन होता नहीं है। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसा करेंगे। 3 बॉन्ड दिखा तो आइन। यही चीज होती है सफिक्स 1।
ठीक, चलिए। सो इफ कार्बन कार्बन, इफ सी एंड सी हैज, if C and C single bond are present, सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट मतलब सी सी ऐसा है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एन, ऐसा है तो एन, ठीक, समझ रहे हो, अच्छे से मार्क करके लिखो। इफ सी एंड सी, कंजेस्टेड मत लिखना, आर सी एंड सी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, एकदम अच्छे से बड़े में लिखो, क्लियरली लिखो, ताकि आगे चल के रिवीजन करो तो समझ में आए कि हाँ भाई हमने क्या लिखा था। सी एंड सी डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट मतलब ये माहौल कुछ ऐसा है, सी डबल बॉन्ड सी, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसा, इन, ये तो जानते रहोगे। इफ सी एंड सी ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ ऐसा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और यहाँ पे लिखेंगे आइन, ठीक, प्रोपाइन ब्यूटाइन ऐसा। चलो, तो सफिक्स 1 भी आपको समझ में आ गया। अब सफिक्स 2 में होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या होते हैं सफिक्स 2 में? फंक्शनल ग्रुप्स। तो कुछ ही फंक्शनल ग्रुप्स में आज आपको बता रहा हूँ, जितने आज के लिए सफिशिएंट हैं तो बहुत सारे, बट सबको हम लोग सीखेंगे अगले लेक्चर में, बिकॉज आज ही इतने सारे दे दूंगा तो समझ नहीं पाओगे। एक एक लेक्चर करके कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो, मतलब आज हम लोग प्रीफिक्स 2, वर्ड रूट और सफिक्स 1 से खेलेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम लोग सफिक्स 2 को बुलाएंगे, और फिर लास्ट लेक्चर में हम लोग प्रीफिक्स 1 को भी बुलाएंगे, समझ रहे हो। तो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अगर OH है तो हम लोग लिखते ऑल, अगर CHO है तो हम लिखते अल, अगर COOH है तो इसको हम लोग लिखते ऑइक एसिड, ठीक, और कीटोन है तो मतलब CO है तो उसको लिखते ओन, ठीक है। अब यहाँ पे अभी के लिए इतना समझ लो, आगे चल के रूल्स आपको थोड़े से अलग मिलेंगे सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप के, उसमें भी फिर सीनियर जूनियर आता है और सफिक्स प्रीफिक्स आता है, समझ लोगे आप लोग आगे चल के, ठीक। सफिक्स 2 को आज के लिए इतने याद रखो, इससे ज़्यादा आपको आज नहीं दिखाई देंगे। ओके, समझ में आ गया अच्छे से। रूल क्या कहता है? रूल कहता है पहले प्रीफिक्स 2, फिर प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है। एग्जाम्पल दूंगा भी तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। प्रीफिक्स 2 में F है तो फ्लोरो, Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो, NO2 है तो नाइट्रो, NO है तो नाइट्रोसो, R है तो अल्काइल, OR है तो अल्कोक्सी और PH है तो फिनाइल। प्रीफिक्स 1 साइक्लो बाइसाइक्लो स्पायरो, ये आपको लास्ट लेक्चर में समझ में आ जाएगा। वर्ड रूट, इसमें तो आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब कार्बन है, और अगर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से हम लोग नेमिंग करेंगे। सफिक्स 1 कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड तो इन, ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। सफिक्स 2 फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, OH CHO लास्ट ईयर भी आपने देखे थे। NH2 क्या होता है? अमाइन, ठीक, NH2 भी चाहो तो लिख लो, NH2 है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अमाइन, इथेनामाइन, प्रोपेनामाइन, ठीक, ऐसा। चलिए, तो यहाँ तक अच्छे से समझ लो, और अब हम लोग शुरू करते हैं लॉन्गेस्ट चेन को सीखना, जिसको हम लोग प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं। तो उसको सीखते हैं और फिर उसके बाद रूल्स को पढ़ते हैं कि नेमिंग करते समय कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर कर दूंगा एकदम, टेंशन मत लो। चलिए समझते हैं प्रिंसिपल चेन क्या होती है। प्रिंसिपल चेन इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इन द मॉलिक्यूल, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल चेन। क्या होती है प्रिंसिपल चेन? प्रिंसिपल चेन मतलब जैसे आप लोगों को कोई एक, चलो ठीक है बताता हूं, इतने एक्साइटेड काहे हो जाते हो। देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक चेन बना रहा हूं, ध्यान से देखो, ये सब क्या बना रहा हूं, ठीक है। तो ये केकड़ा वेकड़ा जो भी दिख रहा है, इसमें हमें ढूंढना है कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। मतलब हम नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करके देखेंगे हमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन किस चेन में मिल रहा है। तो नंबरिंग करते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूं, 1 2 3 4 5, यहां चले जाऊं, मुझे 5 कार्बन मिले। फिर से मैं नंबरिंग यहीं से करूं, 1 2 3, अब मैं यहां चले जाऊं, 4 5 6 7 8, 8 कार्बन मिले। फिर से मैं यहीं से नंबरिंग शुरू करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन मिले। फिर से मैं यहीं से नंबरिंग शुरू करूं, 1 2 3 4 5, अब की बार मैं यहाँ चले जाऊँ, 6 7 8 9। फिर से मैं यहीं से नंबरिंग शुरू करूं, 1 2 3 4 5। और कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? सोचो, नहीं कर सकता। तो मैंने पहले नंबरिंग यहाँ से यहाँ तक की तो मुझे 8 कार्बन मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने क्या किया, डायरेक्शन बदला, 1 2 3 4 5, यहाँ चला गया, 6 7 8 9 मिल गया।
ऐसे ही बनाया हूँ, रूल वूल भूलो, अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। फिर मैंने यहीं से किया नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां से मुझे 10 कार्बन मिल गए। तो ये वाली जो चेन है जिससे मुझे सबसे ज्यादा कार्बन मिले हैं उसको मैं क्या बोलूंगा, लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन। ठीक, जनरली मैं लॉन्गेस्ट चेन वर्ड यूज करूंगा तो नेवर माइंड, ये भी बोलते। तो ये वाली जो चेन आपको मिली है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल चेन। मतलब वो चेन जिसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम कार्बन को आप लोग ऑब्टेन कर सको उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल चेन। समझ में आ गया? कोई भी डायरेक्शन से आप जाओ, आप देख लो सबसे ज्यादा कार्बन आपको यहीं मिलेंगे। यहां पे भी मिल सकते थे बट यहां 9 ही मिले, वहां पे 10 मिल गए। तो ये हमारी हो गई मेन चेन। अब देखो ध्यान से थोड़ा, ये हमारी मेन चेन तो हो गई, बट एक जरूरी चीज मुझे बतानी है। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, एक झटके में दिमाग में आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये चेन जो आपको दिख रही है, इस चेन में कुछ ब्रांच लोग यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं चेन को क्या करता हूं, ब्लू मार्कर से हाईलाइट करता हूं। देखो देखे, अब यहाँ पे जो आप लोगों को रेड वाले दिख रहे हैं ये सब क्या हो गए, ये सब अब ब्रांचेस हो गए। तो ये जो आप लोगों को 8th नंबर वाली ब्रांच दिख रही है ये क्या है, मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन की ब्रांच क्या है, ये ब्यूटाइल। मतलब हम क्या करते हैं, हम लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं और लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के बाद जो सब्स्टिट्यूएंट्स छोड़ जाते हैं, जो ब्रांच में चले जाते हैं, उनको मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इस तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे मैं फिर से एक बनाऊं, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल चेन अगर ऑब्टेन करने जाऊं तो मुझे देखो प्रिंसिपल चेन कहाँ मिलेगी, 1 2 3 4 5 6। पहले मैं ऐसा गया, 6 कार्बन की चेन मिली, 1 2 3 4। अब कि मैं यहाँ जाऊँ 6 ही मिला, 1 2 3 4 5। तो ये 5 वाला तो बिल्कुल सही नहीं है। अब ये आपके ऊपर है, आप कोई भी ले सकते हो अभी के लिए, मैं बाद में आपको बताऊंगा कैसे एक्सक्लूड करने का। फिलहाल यहाँ पे आप लोग कोई भी ले सकते हो। क्यों कोई भी ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे देखो 4 नंबर पे क्या आएगा। अगर समझ लो आपने ये वाला ले लिया, इसको हटा दो, आपने मेन चेन इसको मान लिया, किसको मान लिया, 1 2 3 4 5 6 को। तो 4 पे क्या आ गया, देखो इथाइल। 3 पे क्या आ गया, इथाइल। अब मान लो कि यार आपने इसको नहीं माना, आपने अब किसको मान लिया, इसको मान लिया मेन चेन। तो अब 4 पे क्या आ रहा है, देखो इथाइल। 3 पे क्या आ रहा है, इथाइल। तो अभी भी मामला सेम है, तभी भी मामला सेम था। तो आप लोग फिर किसी को भी मान सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि नाम तो सेम ही आने वाला है ना, राइट। वैसे भी जो ये नंबरिंग है ये असली में नहीं होती है, तो हम लोग खुद से करते हैं। समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हुआ लॉन्गेस्ट चेन का। चलो, तो रूल नंबर यही है नॉमेनक्लेचर का कि हम लोग डिसाइड करते हैं लॉन्गेस्ट चेन। क्या डिसाइड करते हैं, प्रिंसिपल चेन। सो रूल नंबर 1, रूल्स ध्यान से लिखना, अच्छे से समझना। रूल नंबर 1, द लॉन्गेस्ट चेन इज डिसाइडेड। सबसे पहले हम कोई भी एक लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनाऊं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक मिथाइल और ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक इथाइल। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या है, पहचानो, करें नंबरिंग। चलो, तो रूल नंबर में यही है कि हम लोग लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे डिसाइड करेंगे। रूल नंबर 1 में 1 2 3, अरे भाई 3 कार्बन आए, यहीं से करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन मिल गए। अच्छा, एक कोई सोच रहा है कि यार 6 से यहाँ भी तो जा सकते थे, चलो यहाँ भी चले जाते 7 8। तो बताओ लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, या 1 2 3 वाली? क्या सवाल पूछ रहे हो, 9 ही सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाली, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन 9 कार्बन की। अब कोई स्टूडेंट सोच रहा है यार गलती की आपने, क्या गलती कर दी, मैं यहां से कर देता हूं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हाँ यार, ये भी सही बोल रहे हो, हम यहां से भी तो कर सकते। ओहो, तो कौन सा करेक्ट है, रेड वाला या ब्लैक वाला, सोचो। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, बिकॉज ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में जितना अच्छा मैं लिखूंगा उतना अच्छा आप लिखोगे, राइट। हाँ, मुझसे अच्छा लिखते हो मुझे पता है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, यहां से क्या दिक्कत है। तो रूल नंबर 2 यही कहता है, रूल नंबर 2 आपकी इसमें हेल्प करेगा। रूल नंबर 2 कहता है कि जो ब्रांच है, जो सब्स्टिट्यूएंट है, उसको लोवेस्ट नंबरिंग दो।
सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये इथाइल, मिथाइल, ये सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांच है, मतलब प्रीफिक्स टू, उसको लोवेस्ट नंबर दो। तो देखो लोवेस्ट नंबर कब मिल रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इधर से 2 आ रहा है और इधर ब्लैक वाले से जब आ रहे हैं हम लोग तो 4 आ रहा है। मिथाइल इथाइल से फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों ही प्रीफिक्स टू है, राइट, दोनों के दोनों ही ब्रांच्ड है, ब्रांच और सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हो, दोनों के दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप लोग मिथाइल को भी देख सकते हो, इथाइल को भी देख सकते हो। ऐसा मत सोचो कि यार इथाइल तो मिथाइल से बड़ा है तो हम लोग 4 को लेंगे, क्या फालतू बात कर रहे हो, नंबरिंग कम आनी चाहिए। मिथाइल पे देखो 2 आ रहा है, इथाइल उधर से आ रहे तो 4 आ रहा है, उधर से आने पे 4 आ रहा है, इधर से जाने पे 2 आ रहा है, तो कौन सा बेटर है? 2 बेटर है ऑब्वियसली। और अगर दोनों की बात करो तो भी यही जीत रहा है। कैसे जीत रहा है देखो, अगर हम बात करें मिथाइल और इथाइल की तो यहाँ पे देखो 2 6 आ रहा है, 2 पे मिथाइल 6 पे इथाइल। ब्लैक वाले की बात करें तो 4 पे इथाइल आ रहा है और 8 पे मिथाइल आ रहा है, समझ रहे हो। तो ये देखो 4 8 2 6 से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे लोवेस्ट नंबरिंग हम लोग चुनते हैं। तो यही हमारा रूल 2 कि रूल 2 क्या कहता है, रूल 2 द नंबरिंग इज डन इन सच अ वे दैट branched carbon atoms gets the lowest possible number। पॉसिबल भी रहना चाहिए एक्चुअल में, ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर दे दो, ठीक है। लोवेस्ट देना है तो हम 1 देंगे हमेशा, ऐसा कुछ नहीं होता है, पॉसिबल भी रहना चाहिए। सो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए किसको? ब्रांच्ड कार्बन एटम को। ब्रांच्ड कार्बन एटम मतलब इनडायरेक्टली लिख सकते हो प्रीफिक्स टू, ठीक है। हाँ, तो हमें ये समझ में आ गया कि यार ब्लैक वाली नंबरिंग गड़बड़ थी। हाँ, नोट्स बना रहे तो या ऐसे लिखो, ठीक। रूल नंबर 1 लिखा आपने, फिर ये लिखा, फिर नीचे लिखो देयर इज कंफ्यूजन वेदर द नंबरिंग इज राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और नंबरिंग इज राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ऐसा लिखो। फिर रूल 2 लिखो। ऐसा अगर लिखोगे ना नोट्स को तो एक कहानी की तरह लगेगा, फिर तब मजा आएगा पढ़ने में यार। अभी टेक्स्ट बुक आपके सामने मैं रख दूं, जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपके सामने रख दो, बोर्ड की टेक्स्ट बुक आपके सामने रख दो, तो आपकी आंखें बोर्ड की टेक्स्ट बुक पर जाएंगी, बिकॉज उसकी कलरिंग वगैरह ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एनसीईआरटी। बट सही कौन है? एनसीईआरटी। तो थोड़ा सा लिखने का पैटर्न भी अच्छा करो अपना। देखो कैसे लिखो यहाँ पे, देयर इज कंफ्यूजन वेदर नंबरिंग इज राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये कंफ्यूजन है हमें। तो ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? रूल 2 से, कि ब्रांच कार्बन एटम को कम से कम दो। तो अब कौन राइट हो गया बताओ? अभी तो आई थिंक रेड वाला राइट हो गया, मतलब लेफ्ट टू राइट सही हो गया, ठीक। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन की ये लॉन्गेस्ट चेन, और यहाँ पे ब्लैक वाली नंबरिंग हमारी करेक्ट हो गई, मतलब रेड वाली करेक्ट हुई है एक्चुअल में, वो मैंने यहाँ से ब्लैक से लिख दिया, जाने दो मैं चेंज कर देता हूँ। कितना टाइम पास कर रहे हो आज, ठीक है, स्किप कर दो थोड़ा सा, समझ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा हो गया टाइम पास। ये हो गया रूल 2। अब रूल 3 और फाइनल रूल नहीं है, बट रूल 3 से इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। हाँ, तो अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि हम लोग नॉमेनक्लेचर करते समय हमें तो पता है कि हमें प्रीफिक्स 2 पहले लिखना है, राइट। रूल क्या कहता है? प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 है क्या यहाँ पे? साइक्लो मतलब साइक्लिक कंपाउंड, स्पायरो मतलब बताऊंगा मैं बाद में, बाईसाइक्लो भी बताऊंगा मैं बाद में, ठीक। तो वैसा कोई कंपाउंड है नहीं यहाँ पे, स्ट्रेट चेन है। तो प्रीफिक्स 2 तो ठीक है, बट उसमें दोनों के दोनों यहाँ पे अल्काइल है, तो दोनों अल्काइल में से पहले किसको लिखे? मिथाइल को लिखे या इथाइल को लिखे? ये कंफ्यूजन है। तो कई लोग को लगता है जिसकी नंबर कम होता है, मतलब 2 है, तो इसको हम लोग 2 से शुरू करेंगे, 2 मिथाइल 6 इथाइल, और फिर आगे लिखेंगे। ऐसा नहीं है, गलत है ये। कैसे गलत है वो हमें बताएगा रूल 3, नोट कर लो। चलिए, अब रूल 3 आपकी हेल्प करेगा ये कंफ्यूजन दूर करने में। कंफ्यूजन क्या है समझ में आया? कंफ्यूजन ये है कि पहले मिथाइल को लिखे या इथाइल को लिखे, वेदर वी शुड राइट 2 मिथाइल 6 इथाइल और वी शुड राइट 6 इथाइल 2 मिथाइल। दिस कंफ्यूजन विल बी क्लियर्ड बाय रूल 3। ऐसा लिखो अपने नोट्स में और फिर रूल 3 लिखो, ठीक है। और एक ही पेन से मत लिखना, अलग अलग पेन का यूज करो, रेड ब्लू ब्लैक। रूल 3 क्या कहता है? अब इफ 2 डिफरेंट alkyl groups are present, alkyl groups are present, then they are listed in
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कई लोग सोच रहे थे नंबरिंग, नहीं नंबरिंग नहीं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट देखनी है आपको, मिथाइल का एम पहले आता है या इथाइल का ई पहले आता है, बताओ कौन पहले आता है। आई थिंक आप बचपन से जानते रहोगे कि एम पहले आता है, गलत है, ई पहले आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 हो गए, ठीक। यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल। नंबरिंग की थी हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको लिखना है, तो अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले कौन आ रहा है, इथाइल। तो नाम क्या लिखेंगे इसका हम लोग, 6 इथाइल 2 मिथाइल। कई लोग ऐसी भी गलती करते हैं, मतलब 6 इथाइल 2 मिथाइल, ऐसा नहीं, डैश डालते हैं, 6 इथाइल 2 मिथाइल। अब सोचो यहाँ पे कि 6 इथाइल 2 मिथाइल तो हो गया, बट कितने कार्बन की चेन है। रूल क्या कहता था, रूल कहता था प्रीफिक्स 2 प्रीफिक्स 1 वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 हो गया, प्रीफिक्स 1 नहीं है यहाँ पे तो उसको गायब कर दो। अब आएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या है यहाँ पे, वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। 9 कार्बन है, इट मीन्स नोनेन, तो लिखते हैं नोन, नोनेन नहीं, अभी नोन लिखो, ठीक। अब सफिक्स 1 आएगा। सफिक्स 1 क्या है, सफिक्स 1 है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है हर जगह पे, डबल कैसे दिखता, डबल ऐसे दिखता, फिर नंबरिंग वगैरह भी करते हैं, बाद में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है हर जगह, तो हम लगा देंगे यहाँ पे एन। सफिक्स 2 मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप कोई यहाँ पे नहीं है। तो ये जो 6 इथाइल 2 मिथाइल आपको दिखा, ये क्या है, ये है प्रीफिक्स 2। नोन क्या है, नोन है वर्ड रूट। एन क्या है, एन है सफिक्स 1। समझ में आ गया। चलो, तो आई होप आप लोगों को इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग रूल 4 और रूल 5 देखते हैं फटाफट, और फिर ढेर सारी प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। चलिए अब सीखते हैं रूल 4। रूल 4 हम क्यों सीख रहे हैं, क्या जरूरत है रूल 4 सीखने की। रूल 4 सीखने की जरूरत है ऐसे क्वेश्चंस के लिए, जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन दे दूं, ठीक, और ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे मैंने लगा दिया मिथाइल। तो आप लोग सोच रहे होगे नंबरिंग कहाँ से करना है, कहीं से भी कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 2 3 4 5 आ रहा है, यहाँ से कर लो 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर बार 2 4 और 2 4 पे ही मिल रहा है हमें, लोकेंड मतलब ब्रांच जो है वो 2 4 पे ही मिल रहा है हमें, तो कहीं से भी आप लोग नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, इतना होने के बाद अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यार 2 पे भी मिथाइल है 4 पे भी मिथाइल है, तो इसको कैसे लिखेंगे। अल्फाबेट के हिसाब से नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों का नाम तो एम से ही आता है और दोनों का नाम ही मिथाइल है, तो उसमें क्या अल्फाबेट, तो नंबर से जाएंगे क्या, ऐसा लिखेंगे क्या, 2 मिथाइल 4 मिथाइल, क्या करेंगे यहाँ पे 2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन, ऐसा लिखेंगे क्या, देखते हैं। इसी को क्लियर करेगा आपका रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, if 2 or more identical substituents are present, then the numbers are separated by commas and naming is done as, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है तो हम लिखेंगे डाई, 3 फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है, चलिए इसको ऐसा लिखना चाहिए, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है तो हम लोग उसको लिखेंगे डाई, 3 फंक्शनल ग्रुप सेम टाइप का है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड्रा, अरे क्वाड्रा किल नहीं करना है भैया, टेट्रा, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लास में भले आपको करा दे प्रैक्टिस के लिए, बट हाई लेवल पे इससे ज़्यादा, अरे समझ रहे हो ना, हेप्टा ऑक्टा ऐसा करते जाना। तो अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल है 4 पे भी मिथाइल है, तो हम लोग नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे जिस पे प्रेजेंट रहेगा। मतलब हम क्या करेंगे 2,4 फिर डैश, नंबरिंग कैसे, नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग हम लोग करेंगे जितना रहेगा उसके हिसाब से। कितना है यहाँ पे 2 मिथाइल है तो हम लिखेंगे डाई, फिर मिथाइल, डाई मिथाइल, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 1, सॉरी प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 1 तो यहाँ पे है नहीं तो टेंशन नहीं है, वर्ड रूट लाते हैं। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है तो ऑब्वियसली वर्ड रूट होगा पेंट।
अब सफिक्स 1 लेकर आते हैं। सफिक्स 1 यहाँ पे ऑब्वियसली सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो सफिक्स 1 होगा एन। तो ये हो गया हमारा वर्ड रूट और ये हो गया हमारा सफिक्स 1। समझ में आ गया? तो इसका नाम होगा 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये होता है हमारा रूल नंबर 4। कब यूज करने का? एक्चुअली देखो, रूल आप लोगों को लग रहा है यार रूल रटवा रहे हैं इसलिए कुछ टीचर्स रूल ना रटवाने की जगह क्वेश्चंस कराते लगातार, ताकि स्टूडेंट को रूल अपने आप समझ में आ जाए। ठीक, बट हम लोग वो मेथड नहीं फॉलो कर रहे, बिकॉज मुझे लगता है मैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को ना करा पाऊँ। तो इसलिए आप लोगों को मैं रूल्स याद करवा रहा हूँ, मतलब रूल्स अच्छे से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग रूल्स का यूज करके अच्छे से नॉमेनक्लेचर कर सको। प्रैक्टिस आपको ऑब्वियसली करनी होगी। ठीक है, वो मेथड ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर होता है। चलो तो कुछ क्वेश्चन ले लो। जैसे मैं आपको ये चेन दे दूं, ठीक है, और ठीक, क्वेश्चंस लेते जाओ। कहीं कोई क्वेश्चन मुझे ही ना भारी पड़ जाए होता है ना कभी कभी, जब खुद से क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, मेरे साथ भी कई बार हुआ है कि खुद से क्वेश्चन तो बना लूंगा बट इतना भारी बना लेता हूँ कि सॉल्व ही नहीं होता है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, चलो देखो, सो नंबरिंग नेमिंग करो तीनों की और देखो क्या करेक्ट आता है। मुझे भी नहीं पता क्या नेम आएगा। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन पहचानो। डायरेक्टली मिथाइल पे मत कूदो, ऐसा मत बोलो ये मिथाइल ये मिथाइल ये मिथाइल लगा। लॉन्गेस्ट चेन पहचानो पहले। ठीक है, यहाँ पे भी लॉन्गेस्ट चेन पहचानो। कभी कभी लॉन्गेस्ट चेन ना पहचानने की वजह से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, चलो पहचानो। पहचान लिए? चलो मैं पहचानता हूँ। देखो 1 2 यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो 3 कार्बन की तो होगी नहीं। 1 2 3, अब 3 पे मिथाइल आ रहा है, ये भी चलेगा कि यहाँ पे 4 कर दो, और ये भी चलेगा कि यहाँ पे 4 कर दो, बिकॉज तब भी 3 पे मिथाइल है और तब भी 3 पे ही मिथाइल रहता। अगर आप वहाँ चले जाते तो भी, अगर आप यहाँ पे 4 लिख देते तो भी 3 पे मिथाइल आता। आपने यहाँ 4 लिख दिया तो भी तो 3 पे मिथाइल आ रहा है, तो दोनों चलेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से एक ऑप्शन है, यहाँ पे 7 कर दो, यहाँ पे 7 कर दो, आपकी मर्जी है। दोनों जगह पे बात सेम रहेगी, बिकॉज 6 पे ही आ रहा है मिथाइल। 1 2 3 4 5 ऐसा नहीं चलेगा। 1 2 3 4 4 तो चलेगा नहीं। 1 2 3 ये भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कोई नहीं। ठीक, यही ठीक है हम लोगों की नंबरिंग। लॉन्गेस्ट चेन की बात कर रहा था मैं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन हो गई, नहीं ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए, इससे ज़्यादा मिलेंगे आई थिंक आगे चल के। 4 5 6 7 मिल गए यहाँ से, तो ये होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन। कुछ लोग अभी गलती कर दिए थे। कुछ लोग क्या सोच रहे थे? कुछ लोग सोच रहे थे, एक्चुअली मैंने जब ये क्वेश्चन लिखा ना, मैं समझ गया था कि ये क्वेश्चन मैंने ट्रिकी बना दिया है झटके में। होता है कभी कभी, बन जाता है ऐसा। ठीक है, तो कुछ लोग क्या सोच रहे थे कि यहाँ पे इथाइल लगाया है इन्होंने, यहाँ पे इथाइल लगाया है, यहाँ पे इथाइल लगाया है इन्होंने। ऐसा नहीं था। नंबरिंग करोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये इथाइल नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअल में 5 पे मिथाइल लगाए, 5 पे इथाइल नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो 6 हो जाएगा वो, और 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन नहीं। यहाँ पे हमें 7 कार्बन की मिल रही है, तो हम 6 की क्यों लें? 7 वाली होगी ना प्रिंसिपल चेन। चलो अब नाम लिखते। तो इसका नाम क्या आएगा? देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। राइट, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे देखो 2 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, 6 पे भी मिथाइल है, तो 2 3 4 6 टेट्रामिथाइल हेप्टेन। टेट्रामिथाइल हेप्टेन। राइट, चलो अब यहाँ पे देखो सेकंड पे 2 पे क्या है? इथाइल। 4 पे क्या है? इथाइल, तो 2 4 डाइथाइल, और 5 पे क्या आ गया? मिथाइल। 5 मिथाइल हेप्टेन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेंजर बना दिया था मैंने थर्ड वाला गलती से, कोई बात नहीं, समझ गए ना। 5 पे मिथाइल है और 2 4 पे इथाइल है, तो 2 बार आया तो डाइथाइल, तो 2 4 डाइथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। राइट, समझ में आ गया। चलो, तो ये था हमारा रूल 4। अब एक लास्ट रूल पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ रहे हैं वो बताता हूं। चलो, रूल नंबर 5 समझाने से पहले मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, फिर से मैंने वही बना लिया जो थोड़ी देर पहले चल रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि नंबरिंग कहाँ से कहाँ करूँ। यहाँ से करूँगा तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, 5 6 7 8 9। ठीक, ये भी ठीक है। अब वहाँ से करूँगा
तो भी वही बात है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से भी 9 आ रहा है। बट एक फ़र्क दिख रहा है कि आते टाइम 4 पे इथाइल मिल रहा है और जाते टाइम 6 पे इथाइल मिल रहा है। आते टाइम 6 पे मिथाइल मिल रहा है और जाते टाइम 4 पे ही मिथाइल मिल रहा है। तो कौन सी नंबरिंग को हम लोग यहाँ पे करेक्ट मानेंगे, ये समझते हैं। तो इसके लिए आएगा हमारा रूल 5। रूल 5 कहता है लोअर नंबर इज गिवन, लोअर नंबर is given to that substituents which comes first according to alphabetical order। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पहले आता है उसके हिसाब से हम लोग उसको लोअर नंबर देंगे। तो यहाँ से दो केसेस हमें दिख रहे कि यार या तो 4 मिथाइल हो जाए और 6 इथाइल हो जाए, या तो 4 इथाइल हो जाए और 6 मिथाइल हो जाए। तो बताओ कौन सा करेक्ट है? 4 मिथाइल 6 इथाइल करेक्ट है या 4 इथाइल 6 मिथाइल करेक्ट है? ऑब्वियसली हम लोग लोअर नंबर उसको देंगे जो अल्फाबेट के हिसाब से पहले आता है। तो अल्फाबेट में मिथाइल और इथाइल में से सबसे पहले कौन आता है? ऑब्वियसली इथाइल आता है, तो लोअर नंबर उसी को देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट होगा, ऑप्शन ए गलत होगा। तो ये नंबरिंग यहाँ पे करेक्ट है। तो नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा 4 इथाइल 6 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन? 9 नॉनेन। 4 इथाइल 6 मिथाइल नोनेन। समझ में आ गया? क्लियर एकदम? क्यों हमने ऐसा किया? क्योंकि लोअर नंबर हम उसको देते हैं जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो अल्फाबेट में पहले एम तो आता नहीं है, ई आता है। तो इसलिए 4 मिथाइल 6 इथाइल गलत होगा। अपने शब्दों में प्लीज यहाँ पे नीचे लिख लेना। तो यहाँ पे हमारे रूल्स खत्म होते हैं, हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए, तो IUPAC नेम लिखते हैं इसका हम लोग। थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीज़ आपको आज बताऊँगा, मतलब जो अगले लेक्चर में आप लोग और डीप में सीखोगे। आज सिर्फ उसका आइडिया ले लो कि अगर कभी भी आप लोगों को डबल बॉन्ड दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा नंबरिंग वहीं से शुरू करने का। क्या बोला मैं? अगर आपको कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए तो नंबरिंग वहीं से शुरू करने का। ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप के भी कई सारे, बट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये एक नीट का क्वेश्चन है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो हम लोग नंबरिंग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4। अब बात आती है 5 6 करे या यहाँ से 5 6 करे, कहीं से भी कर दो, बात वही रहने वाली है। तो 5 6 कर दिया, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि 4 पे एक ब्रांच है, 3 पे एक ब्रांच है। 3 पे है प्रोपाइल, 4 पे है इथाइल। क्यों प्रोपाइल है? क्योंकि 3 कार्बन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्यों इथाइल है? क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, राइट। तो क्या नाम आएगा इसका? 4 इथाइल, ई पहले आता है ना, पी बाद में आता है। 3 प्रोपाइल, हेक्स 6 कार्बन है और पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो हेक्स 1 इन। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो गया? 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे। तो बोला नाम लिखो इसका, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ बिकॉज बहुत बड़े बड़े ऑप्शन है, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो नंबरिंग करते कार्बन की 1 2 3 4 5 6। यहीं पे आप गलत हो गए बिकॉज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फाइनल में भी कार्बन्स हैं और स्टार्टिंग में भी कार्बन्स हैं। बहुत कम लोग ये गलती करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे 6 आता। यहाँ क्यों नहीं गया? 4 आता। तो 4 6 हमें नहीं चाहिए ना, हमें 8 चाहिए, तो वहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो 8 कार्बन की हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल चुकी है। अब ब्रांच कहाँ पे दिख रही है? 3 पे हमें दिख रहा है मिथाइल और 4 पे हमें दिख रहा है इथाइल। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन। दैट्स इट। 2015 4 मार्क्स। कितना इजी आया देखो। चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग को सीखते हैं। जैसे आप लोगों को कोई चेन लगा के दे दिया जाए, मतलब ऐसा दे दिया जाए CH CH3। ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे नेमिंग करोगे? CH2। ठीक है, तो जब भी आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब ये जो चेन है ये कहीं से जुड़ के आ रही है। ठीक है, मतलब किसी चेन का ये पार्ट है जो आप लोगों को निकाल के साइड में दे दिया गया है। जैसे ये पहले हो सकता है ऐसा रहा हो CH3 CH2 CH2
CH3 ऐसा रहा हो, बट ये निकाल के आप लोगों को ऐसा साइड में दे दिया। तो ऐसे लोगों की नेमिंग कैसे करने का समझते। तो सबसे पहला रूल तो ये है कि जहां से चेन जुड़ी हुई है नंबरिंग हमेशा वहीं से करोगे। तो चेन यहाँ से जुड़ी हुई थी पहले, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो नंबरिंग आप यहीं से कर दोगे। 2 कार्बन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो सीधा सीधा हम लोग वर्ड रूट लिखेंगे। 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है, तो C2H5 विच इज नथिंग बट इथाइल। तो इसका सीधा सीधा नाम आ गया इथाइल, बात खत्म। ठीक, अच्छा सपोज ऐसा दे दे CH3 CH3, तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे देखो गलतियां क्या हो जाती है, लोग सोचते हैं यार 1 2 3 प्रोपाइल लिख देते, नहीं, जुड़ा कहाँ से था, यहाँ से, तो नंबरिंग आप यहीं से करोगे। अब चाहे जैसे करो, आप ऐसा ऐसा कर दो या ऐसा ऐसा कर दो, कैसा भी कर सकते हो, दोनों से आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, सो 1 2 हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा CH3, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 1 पे क्या है, 1 पे क्या लगा है, देखो ध्यान से, 1 पे लगा है मिथाइल, तो 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन है, तो इसका मतलब 1 मिथाइल इथाइल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल नेमिंग सीख रहे हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ते, CH3, अरे बाबा इतना CH3, इसका नाम क्या होगा सोचो। यहाँ पे हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग फिक्स है, जहां से जुड़ा हुआ था वहीं से नंबरिंग करना है। 1 2, तो यहाँ पे हमें 1 पे मिथाइल दिख रहा है, और ये 2 कार्बन है, तो इसका नाम होगा 1 डाइमिथाइल इथाइल। यहाँ पे इथाइल क्या बन गया, वर्ड रूट, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है कि इथाइल पहले लिखो, इथाइल 1 डाइमिथाइल, ऐसा सब मत सोचना। ठीक है, इथाइल यहाँ पे क्या बन चुका है, वर्ड रूट बन चुका है। और क्वेश्चन करोगे, ठीक है, CH2 CH3, ये H हटा देते, CH3 क्यों H हटा दिया, अरे 4 बॉन्ड बना लिया ना, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कैसे रख सकता है, यहाँ पे CH3 नहीं होता तो हम लोग H रख सकते थे। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग तो फिक्स है, यहीं से करेंगे, तो 1 2 3, तो यहाँ पे देखो 2 पे क्या दिख रहा है, डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है ना, तो अब की बार प्रोपाइल। समझ में आ गया होगा, आई होप आप लोगों के लिए इतने एग्जांपल्स काफ़ी है। ठीक है, चलो और करते और कर लेते। देखो चलिए जरा इसकी नेमिंग करते। ये क्वेश्चन मेरे पास एक स्टूडेंट ने भी भेजा था, देखते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक्चुअली। ठीक है, देखो कभी भी आप लोगों को अगर ऐसा दिख जाए ना कि यहाँ पे ऐसा आ जाए, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में काउंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इनकी नेमिंग हम लोग कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ पे देखो ऐसा आया था, तो उसी की तरीके से देखो ये भी है। इसको हम लोग ब्यूटाइल नहीं बोलते, 1 2 3 4 5 ऐसा मत काउंट कर लेना, ठीक है, इट विल बी रॉन्ग। चलिए नंबरिंग करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ रहा है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, प्रिंसिपल चेन। अब 5 पे देखो इतना बड़ा ब्रांच है, इसमें क्या क्या है अच्छे से समझते हैं। यहाँ से नंबरिंग अगर मैं करूँ 1 2 3, सो 1 2 3 कहीं से भी आप कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, ऐसा भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए सो इसकी नेमिंग कैसे करते। सबसे पहले यहाँ पे 5 पे सबसे बड़ी ब्रांच है ना, मतलब 5 पे सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो लिखेंगे 5। फिर अंदर 2 पे क्या कहे, देखो 2 पे है मिथाइल मिथाइल, ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल। फिर क्या है, फिर है 3 कार्बन, 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। और अब आ जाओ नॉर्मली, 9 कार्बन है तो नोनेन, तो इसका नाम क्या हो गया 5 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल नोनेन। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करने का, जहां पे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिखे, जिस नंबर पे आप लोगों को कॉम्प्लेक्स ब्रांच दिखे वो नंबर लिखने का, और फिर उस ब्रांच में क्या हलचल हुई है वो लिखने का। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में इसीलिए कराए ताकि आप लोग यहाँ पे लिख सको। तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल इसका नाम हो गया इस पूरी ब्रांच का। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे कि यार अगर मैं ऐसा कर देता, ये 3 मैं यहाँ लगा देता तब क्या होता। ठीक है, ये भी देख लेते ना, अगर आप 3 यहाँ कर देते तो भी देखो 2 पे मिथाइल तो भी 2 2 डाइमिथाइल आता, और फिर भी 3 कार्बन की ही चेन थी, तो वही आने वाला था, क्या आने वाला था, प्रोपाइल। ठीक, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल और 9 कार्बन है तो नोनेन। ठीक, 5 क्यों, क्योंकि 5 पे ही ये कॉम्प्लेक्स रिंग जुड़ी हुई है। एक और क्वेश्चन दिखाऊं, चलिए सो बनाते हैं। एक हार्ड क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, ध्यान से करना। ठीक है, सो
और कुछ सजावट? ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, मिक्स्ड है एकदम। ठीक है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी, क्योंकि कंसेप्ट तो कंप्लीट ही हो गया। अब बस मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को जितना हो सके। सो देखते हैं ये क्वेश्चन को। पहली बात, नंबरिंग कहाँ से करना है? ऑब्वियसली आपको दिख गया होगा, यहाँ से करोगे तो 4 पे आएगा, वहाँ से कर रहे हो तो 2 पे ही आ जा रहा है, तो वहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे एक और है, मतलब 8 9 10 11 की चेन मिल जा रही है, यहाँ से 8 9 10 हो रहा है। तो बताओ कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है? 7 8 9 10 11, बताओ लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 11 वाली ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो हटा दो इसको। चलो, तो इसका नाम बोलो क्या होगा? 7 पे हमें प्रोपाइल दिख रहा है, 9 पे हमें इथाइल दिख रहा है, 3 और 2 पे हमें मिथाइल दिख रहा है, तो 9 इथाइल 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, और 9 पे हमें दिख रहा है, सॉरी 7 पे हमें दिख रहा है 1 2 3, सॉरी 1 2 3, हाँ 3। सो 7 पे हमें दिख रहा है प्रोपाइल, एम के बाद आता है ना पी। ऐसा मत सोचना कि टी तो बाद में आता है, टी नहीं, हमें ये देखना है एम, बेसिक नाम देखना है, ये नहीं टेट्रा डाई ट्राई ये सब नहीं देखना है, बेसिक नाम एम। ठीक है, 7 पे है प्रोपाइल, प्रोपाइल ये ना 1 2 3, ठीक है ब्यूटाइल लग रहा था। सो 7 प्रोपाइल, 11 कार्बन है, सो अनडिकेन। बोलो समझ में आया नाम? कितना भारी नाम था। ठीक है, तो 9 इथाइल 2 2 3 3 टेट्रामिथाइल, 7 प्रोपाइल, अनडिकेन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं, ऑब्वियसली नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5, चेन में जाएंगे तो 6 7 8 9 आ रहा है, यहाँ से देखते हैं 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग नंबरिंग यही वाली करेंगे, बिकॉज उधर से 9 ही आ रहा है। बट अब ये दिक्कत हो गई, पिछली बार हमने सेम क्वेश्चन लिया था, बट उधर हमने इसको यहाँ रखा था, तो उसकी वजह से हमें 11 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल गई थी, क्वेश्चन इजी हो गया था। बट अब की क्या दिक्कत हुई कि 5वें कार्बन पे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया। अब क्या करेंगे? देखो कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करते पहले, 1 2 3 4, सही है, लॉन्गेस्ट चेन, कॉम्प्लेक्स में लॉन्गेस्ट चेन 4 वाली है, सो 1 2 3 4। कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करें तो 2 पे है इथाइल, और वो पूरा है ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल इसका पूरा नाम है। ठीक है, बट 5वें पे आ रहा है, तो इसको ऐसा लिखेंगे 5, कॉम्प्लेक्स को हम लोग ब्रैकेट में दिखाते, 2 इथाइल ब्यूटाइल, फिर आगे क्या आ रहा है? आगे देखो 3 3 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है, तो 3 3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल, और 10 कार्बन है तो डिकेन। दैट्स इट। समझ में आ गया क्या करने का? जब भी ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कोई लटका दे तो वहां पे आप लोगों को पहले उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, उसकी भी नंबरिंग करनी है, उसका भी नाम लिखना है, और वो जो नाम है वो उस नंबर पे डाल देना है जिस नंबर पे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को लगाया गया था। जैसे 5 पे लगाया गया था तो 5 पे मैंने उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम डाल दिया। ठीक, 3 3 डाइमिथाइल और डिकेन। समझ में आ गया? इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है। एक एम्स का क्वेश्चन करा देता हूं आपको। चलिए, तो आज का फाइनल क्वेश्चन है एम्स 2016 का। देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है, जाना पहचान है ना? चलो लिख दो नाम लिख दो, नाम लिखो, घर जाओ। आखिरी क्वेश्चन आज का। चलो ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन पहचानते हैं। लॉन्गेस्ट चेन हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं डबल बॉन्ड वगैरह की झंझट नहीं है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, हर जगह से 5 ही कार्बन आ रहा है, तो कोई भी हम लोग एक पिक कर सकते हैं। तो कौन सी पिक करें? 1 2 3 4 5, ये वाली पिक कर लिए। ठीक है, अब देखो 3 पे इथाइल आ रहा है, 3 पे इथाइल आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 3 डाइथाइल पेंटेन। 3 3 डाइथाइल पेंटेन। इतना इजी क्वेश्चन आया था एम्स में, आ जाता है कभी कभी गलती से, जैसे जी एडवांस में भी कभी कभी आ जाया करता है। सोच देखो, मतलब उसमें भी उन्होंने नॉमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, सही है।
चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप जब इन्वॉल्व होते हैं तब हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, और फिर वहां पे हमारे जेई के भी क्वेश्चन आएंगे, बिकॉज जेई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते नॉर्मल वाले, ये सारे नीट तक ठीक हैं, बोर्ड तक ठीक हैं, जेई में नहीं दिखेंगे। जेई में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जरूर रहेगा, फंक्शनल ग्रुप 100% रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जो भी आपके पास मॉड्यूल वगैरह वहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में मैंने ऑलरेडी पूरा एक पैकेज शेयर कर दिया, जहाँ पे आपको सफिशिएंट कंटेंट, सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा नीट और जेई के लिए, चैंपियंस एट जेई वालों के लिए, चैंपियंस एट नीट वालों के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच।